नमस्कार। हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है। नमस्कार। आज हम केंद्र सरकार की एक अहम योजना पर गहराई से बात करेंगे, अनुकंपा नियुक्ति, यानी जिसे कंपैशनेट अपॉइंटमेंट भी कहते हैं। जी हाँ। और हमारे पास है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग मतलब डीओपीटी द्वारा जारी कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, FAQs। हाँ, ये काफी मददगार साबित होंगे समझने में। बिल्कुल। तो इस चर्चा का मकसद क्या है, मतलब हम क्या समझना चाह रहे हैं, ये योजना किसके लिए है, क्यों है? देखिए, इसका जो मूल उद्देश्य है वो उन सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देना है, हाँ, जिनकी या तो सर्विस के दौरान मृत्यु हो गई हो या फिर वो मेडिकल ग्राउंड पर जल्दी रिटायर हो गए हों। जल्दी मतलब कोई उम्र सीमा है? हाँ, जैसे 55 साल से पहले या जो पहले ग्रुप डी कर्मचारी होते थे, हाँ, उनके लिए 57 साल से पहले। अच्छा। और शर्त यह है कि परिवार बहुत मुश्किल में आ गया हो? बिल्कुल, मतलब परिवार अत्यंत गरीबी में हो, आजीविका का कोई और साधन न बचा हो, तो ये योजना एकदम से उस वित्तीय संकट से उबारने के लिए है। एक तरह की तात्कालिक मदद। सही कहा। और इसमें एक बात और है, कुछ शर्तों के साथ जो सशस्त्र बलों के कर्मी हैं, हाँ, उनके आश्रितों को भी रक्षा मंत्रालय के सिविलियन पदों पर नियुक्ति मिल सकती है। अच्छा, ये भी शामिल है। तो फिर पात्र कौन कौन है, मतलब आश्रित परिवार में कौन आता है? मुख्य रूप से तो पति या पत्नी, ठीक है, बेटा जिसमें गोद लिया बेटा भी शामिल है, बेटी उसमें भी गोद ली हुई बेटी शामिल है, ओके। और अगर कर्मचारी अविवाहित थे हाँ। तो उनके भाई या बहन, लेकिन शर्त यह है कि वो पूरी तरह उन पर ही निर्भर हों। अच्छा, इसमें एक बात आती है बेटियों की। विवाहित बेटी के बारे में क्या नियम है? हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। सामान्य तौर पर लगता है कि शादी के बाद निर्भरता खत्म हो जाती है, लेकिन इस योजना में विवाहित बेटी भी पात्र हो सकती है, पर शर्त यह है कि वो मृत्यु या रिटायरमेंट के समय पूरी तरह से माता पिता पर ही निर्भर थी। अच्छा, और सिर्फ निर्भर ही नहीं, और ये भी कि वो परिवार के बाकी सदस्यों की देखभाल भी कर रही हो, ये साबित करना होता है। ये तो काफी अहम बात है। अच्छा, और विवाहित बेटों का क्या? पहले शायद वो पात्र नहीं थे? हाँ, पहले जो मई 2013 वाले FAQs थे, उसमें साफ लिखा था कि विवाहित बेटे पात्र नहीं हैं। लेकिन फिर फरवरी 2015 में इसमें बदलाव आया। स्पष्ट किया गया कि अगर वो बाकी सारी शर्तें पूरी करते हैं, जैसे निर्भरता वगैरह, हाँ, तो उन पर भी विचार किया जा सकता है। तो ये दिखाता है कि नियम जरूरत के हिसाब से बदलते भी हैं। बिल्कुल। अच्छा, उम्र की बात करें तो न्यूनतम आयु क्या है? कम से कम 18 साल का होना जरूरी है आवेदन करते समय। इसमें कोई छूट नहीं है। 18 साल, ठीक है। और ऊपरी आयु सीमा? ऊपरी आयु सीमा में नियमों के तहत छूट मिल सकती है, और ये जो उम्र की पात्रता है, ये आवेदन करने की तारीख को देखी जाती है। समझ गई। अब आते हैं नियुक्ति पर। किस तरह के पदों पर ये नियुक्ति होती है? ये नियुक्तियां मुख्य रूप से ग्रुप C पदों पर होती हैं। ग्रुप सी? हाँ, जिसमें पहले वाले ग्रुप D पद, या जिन्हें अब मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS कहते हैं, वो भी शामिल हैं। अच्छा, कोई बड़े पद नहीं, ग्रुप A या B? नहीं, ग्रुप A या B पदों पर अनुकंपा नियुक्ति नहीं होती। और इसकी भी कोई लिमिट होगी, मतलब कितनी वैकेंसी इसके लिए रखी जाती हैं? हाँ, ये जो सीधी भर्ती होती है ना, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, हाँ, उसकी कुल रिक्तियों का ज्यादा से ज्यादा 5% ही इन नियुक्तियों के लिए रखा जा सकता है। सिर्फ 5%? जी। और सबसे जरूरी बात जो बार बार सामने आती है, वो है परिवार की वित्तीय स्थिति, जिसे पेन्यूरी कहते हैं। हाँ, वो गरीबी वाली हालत। बिल्कुल, ये साबित करना बहुत जरूरी है। ये कोई अधिकार नहीं है कि कर्मचारी की मृत्यु हो गई तो नौकरी मिली जाएगी। ये पूरी तरह से परिवार की आर्थिक हालत पर निर्भर करता है। सही है। अच्छा, कुछ मुश्किल स्थितियां भी हो सकती हैं, जैसे अगर किसी कर्मचारी ने दुर्भाग्यवश आत्महत्या कर ली हो। हाँ, ऐसे मामलों में भी आश्रित परिवार पर विचार किया जा सकता है, अगर वो बाकी सारे मानदंड पूरे करते हों, जैसे कि आर्थिक तंगी वगैरह। ठीक है। और अगर कोई कर्मचारी लापता हो गया हो? लापता कर्मचारियों के मामले में भी प्रावधान है। अगर कुछ तय शर्तें पूरी होती हैं, तो उनके आश्रितों पर भी विचार हो सकता है। अच्छा, भर्ती प्रक्रिया में क्या कुछ छूट मिलती है, जैसे SSC एग्जाम वगैरह देना पड़ता है? नहीं, यहीं पर छूट है। सामान्य भर्ती प्रक्रिया से छूट मिलती है, मतलब SSC या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जरिए आने की जरूरत नहीं होती। तो ये एक बड़ी राहत है। हाँ, प्रक्रिया थोड़ी सीधी हो जाती है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि आरक्षण रोस्टर लागू होता है। अच्छा, रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो होगी? हाँ, जिस रिजर्वेशन कैटेगरी की वैकेंसी होगी,
उसी के हिसाब से नियुक्ति होगी। ठीक है, मान लीजिए आवेदक के पास जरूरी पढ़ाई मतलब शैक्षिक योग्यता नहीं है, तब इसके लिए भी व्यवस्था है। ऐसे व्यक्ति को ट्रेनी के तौर पर रखा जा सकता है। ट्रेनी? हाँ, और उन्हें फिर योग्यता हासिल करने के लिए 5 साल तक का समय दिया जा सकता है। ओह, 5 साल काफी समय है। जी, और खास तौर पे विधवाओं के लिए अगर उनके पास कोई खास योग्यता नहीं है तो उन्हें एमटीएस जैसे पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। अच्छा, अगर विभाग को लगता है कि थोड़ी ट्रेनिंग के बाद वो काम संभाल लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, काफी मानवीय पहलू है इसमें। बिल्कुल, और एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त भी है। क्या? जिसे भी ये नौकरी मिलती है उसे एक लिखित में वचन देना होता है, एक अंडरटेकिंग। किस बात का वचन? कि वो परिवार के जो बाकी आश्रित सदस्य हैं उनका ठीक से भरण पोषण करेगा या करेगी। अच्छा, ये अनिवार्य है? हाँ, अनिवार्य है। और अगर बाद में ये पता चलता है कि वो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा तो उसकी नियुक्ति रद्द भी की जा सकती है। अरे बाप रे, ये तो बड़ी जिम्मेदारी है। जी हाँ, और सीनियरिटी की बात करें तो ऐसे नियुक्त व्यक्ति को उसी साल भर्ती हुए बाकी लोगों से नीचे रखा जाता है। मतलब जूनियर माना जाता है। हाँ, उसी बैच में सबसे जूनियर। और एक बात और, कोर्ट्स मतलब अदालतें सीधे नियुक्ति का आदेश नहीं दे सकती। अच्छा। हाँ, वो सिर्फ सरकार को निर्देश दे सकती हैं कि भाई इस दावे पर नियमों के अनुसार विचार करो। फैसला सरकार को ही लेना है। समझ गई। तो कुल मिलाकर देखें तो ये योजना वाकई एक खास मकसद से बनी है। बिल्कुल। ये अचानक आई गंभीर आर्थिक परेशानी से जूझ रहे परिवारों के लिए है, ये कोई हक या अधिकार नहीं है। सही कहा। इसके नियम साफ हैं और जैसा हमने देखा विवाहित बेटे वाले नियम की तरह ये समय के साथ बदलते भी हैं जरूरत के हिसाब से। हाँ, ये जरूरी भी है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये योजना एक संतुलन बनाने की कोशिश है। कैसा संतुलन? एक तरफ तो जरूरतमंद की मदद करना है, दूसरी तरफ ये भी पक्का करना है कि मदद सिर्फ उन्हीं को मिले जिन्हें वाकई इसकी जरूरत है। हाँ, मतलब इसका गलत फायदा न उठाया जाए। बिल्कुल। और इसका आकलन सिर्फ किसी दुखद घटना के आधार पर नहीं होता बल्कि तयशुदा आर्थिक मानदंडों पर होता है। सही। वैसे एक बात मेरे मन में आ रही है, वो जो वचन वाली शर्त थी ना परिवार के भरण पोषण की। हाँ, प्रश्न 51 वाली। हाँ, सोचने वाली बात यह है कि असलियत में मतलब प्रैक्टिकली इस वचन का पालन कितना और कैसे सुनिश्चित किया जाता होगा। ये तो गहरा सवाल है। और अगर कोई पालन नहीं करता तो क्या सच में नियुक्ति रद्द होती है? इसके असल परिणाम क्या होते हैं? हाँ, ये वाकई सोचने का विषय है। शायद इस पर आगे और जानकारी मिल सके। हो सकता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को अनुकंपा नियुक्ति योजना के बारे में काफी कुछ स्पष्ट हुआ होगा। जी, उम्मीद तो यही है। धन्यवाद। धन्यवाद।